Hi everyone, welcome to channel Gate Cracker. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर सुने, नोट्स बनाए, फिर आगे के लिए लेक्चर सुने। तो आज हम करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था जब मैं भी पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, और आज भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में। तो आज भी आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहे और हमारे गेट क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको ज़रूर रिप्लाई देना चाहिए, हमें कमेंट करना चाहिए, जिससे मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो होती है जिसमें x हो, y हो या z हो। ये तीनों x y z आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में। ये हमारा जनरल फार्मूला है, करली y करली x k करली t करली x प्लस करली y ब्रैकेट k करली t करली y क्यू जनरेशन इक्वल टू रो सी करली t बाई करली t। ये करली t कैपिटल T है टेम्परेचर, और ये स्मॉल t टेम्परेचर और टाइम, सॉरी। अब जो ये करली रो सी करली t बाय करली t क्या होता है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट है। मतलब टाइम के साथ अगर एक सरफेस की वैल्यू चेंज हो रही है तब ये काम में आता है। अगर कोई सरफेस की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ तब इसे यूज़ करते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला है। रो हमारे पास डेंसिटी है, सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट है और के हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। और इस कार्टेशियन इक्वेशन में हीट अंदर से जनरेट होती है। मतलब जो क्यू जनरेशन है तब आता है जब हीट फ्लो तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर से भी हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेशन की वजह से हीट फ्लो हो रही है। लाइक एग्जांपल हमारे पास वायर है, कोई वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें हीट ऑटोमेटिक जनरेट होती है, बिकॉज उसमें हीट आ रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो हीट ऑटोमेटिक जनरेट होती है, तो क्यू जनरेशन है। अगर जो ये के अंदर में है, जो ये के अंदर में है सभी में, इसका मतलब है कि जो कि के है जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। और अगर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है तो क्या, जो हम तो के को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कॉमन निकाला है के को, हमने ये लिखा है इफ़ के इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमने के को कॉमन निकाल लिया। इसमें के को कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ये बनी है। मीन्स हम बोथ साइड में के को कॉमन तो निकाला, उसको डिवाइड भी किया है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, करली स्क्वायर टी करली एक्स स्क्वायर, ये फाइनल इक्वेशन बनी है। अब ये रो सी बाई के क्या होता है, अब इसका अपोजिट के बाई रो सी क्या होता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। हमें के पता है थर्मल कंडक्टिविटी है, रो पता है डेंसिटी है, सी पता है स्पेसिफिक हीट है, अल्फ़ा हमें पता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। क्यू जनरेशन हमने बता दिया कि क्यों आया है। और ये रो सी करली कैपिटल टी और करली स्मॉल टी, टी होता है टेम्परेचर और टी है टाइम। एक्स वाई जेड का फंक्शन था के, और के जब कोई फंक्शन नहीं है एक्स वाई जेड तक था एक्स वाई जेड का, तो के हमने कॉमन निकाला तो डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई फाइनल वैल्यू। और रोसी बाई के बाई रोसी क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा। अल्फ़ा होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। इट्स मीन इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड और कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एनर्जी स्टोर। इसका मतलब क्या है, इस थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ में। अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा में पता थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है, इसकी बहुत बड़ा महत्व है हमारे इसमें। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हमें यह बताता है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, ना कि स्टोर। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कम होती है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्फ़ा भी बढ़ेगा,
ऑब्वियसली थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, कंडक्शन ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा भी ज़्यादा होगा। ये बताता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाउ लेट अस सी अदर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3D। अब केस 1 है अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। साथ साथ में नोट्स बनाते रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो पूछे जाते ही है, जो फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, और गेट ऑफ पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ESC हो चाहे PSC हो, तो ध्यान से नोट्स बनाते रहे। तो फर्स्ट केस है हमारे पास अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन। हमारे पास केस क्या था, अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। अब हमने पढ़ा है इंटरनल हीट जनरेशन क्या है, क्यू जनरेशन है, क्यू जनरेशन इक्वल टू 0 है ना। बोला हमें क्वेश्चन में फर्स्ट केस बोला यही गया कि नो इंटरनल हीट जनरेशन, तो क्यू जनरेशन इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है, d²T/dx² + d²T/dy², XYZ का फंक्शन है, ρC/K dt T टेम्परेचर स्मॉल t टाइम है, इक्वल टू 1/α dt बाई और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें पता है कि अनस्टडी स्टेट मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता है, मींस इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ये अनस्टडी, जो टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता है। तो जो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, Δ²T 1/α और dt/dt। अब हमें पता है इसमें हमने k को भी कांस्टेंट लिया है, तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बना Δ²T, तो हमने इस तरह से लिख दिया, और 1/α एज इट इज़। तो ये बन गया इक्वेशन, डिफ्यूजन इक्वेशन। ये बहुत, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये गेट में पूछा जाता है 1 नंबर में, या ESC में पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हमारे पास केस 2 स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विद इंटरनल हीट जनरेशन। हमारे पास क्वेश्चन d²T तो एज इट इज़ है। अब हमने इसके में क्या करना है, मतलब जो Δ/dt है इसको हमने 0 रख दिया है, 0 हो जाएगा। विद इंटरनल पूछा गया था, विद इंटरनल हीट जनरेशन मतलब क्यू जनरेशन की वैल्यू रहेगी और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया क्वेश्चन, और ये इक्वेशन बनी हमारे पास पॉइजन इक्वेशन। इक्वेशन हमने ये लिखी थी पूरी, और हमें बोला गया dt/dt होगा 0 विद इंटरनल हीट जनरेशन। हमें हीट जनरेशन रखनी है विद, तो हमने हीट जनरेशन हमारे पास था क्यू जनरेशन, तो हमारे पास ये बन गई पॉइजन इक्वेशन। ये डिफ्यूजन इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था पिछली बार, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 3 स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। अब हमारे पास, अब इसमें क्या करना हमने, मतलब कि जो क्यू जनरेशन है, अब इसमें क्या बोला है, विद नो इंटरनल हीट जनरेशन, जो क्यू जनरेशन है वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म बनी है, ये बनी Δ²T। हमने इस टर्म को ऐसे लिखते जैसे ये लिखा था, है ना, और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्यू जनरेशन बोला, हमें हीट जनरेशन नो इंटरनल हीट जनरेशन, तो हमने ये लिख दिया। और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई लैपलेस इक्वेशन। इसका भी मार्क कर लीजिए, जो ऐसे आपको मेंस लाइन दिखती है, आप या इसे अंडरलाइन करें या मार्क करें, और जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको एग्ज़ाम में भी आसानी हो, लिखने में, याद करने में। अब हमने जितनी भी इक्वेशन ऊपर देखी थी, इसको हम 1D फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1D जो y और 1D 1 डायमेंशन मतलब D मतलब डायमेंशन है ना, ये x है मतलब y और z एक ही डायरेक्शन है, y और z 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी ये, इसे हम 1D फॉर्मूले के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन 3D सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में जानते होंगे। उसको कवर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाएगा, तो इसलिए बस आप ऐसे याद कर लीजिए, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ बस एक झलक देख लीजिए, ज़्यादा पूछा नहीं गया पेपर में, एग्ज़ाम में, तो इसको एक झलक देख ले बस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन 1 डायमेंशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू गेट, ESC या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ये इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए, 1/r d/dr r dt/dr प्लस क्यू जनरेशन बाई k 1/α। अगर
हमारे पास ये क्वेश्चन वन डायमेंशन अनस्टडी हुआ, तो ये जो 1/α dt है जो रहेगा, तो ये रहेगा हमारे पास जो अनस्टडी हुई क्वेश्चन। अगर हमारे पास स्टडी हुआ तो जो ये 1/α dt ये 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास नो इंटरनल हीट जनरेशन हुआ तो जो एक जनरेशन है ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। 10 मिनट लगेंगे आपको याद करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ आप इसको याद करें, मार्क करें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग ठीक नहीं लग रहा तो मैं शायद कोई कमेंट करेगा कि वीडियो साथ साथ में बनाई जाए, तो मैं साथ साथ ही बनाने लग जाऊँगा। बस मेरा ये मोटिव है, आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम, चाहे ESC का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी PSU कंपनी का एग्ज़ाम दे रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। तो आप हमें कमेंट जरूर करें अगर कोई आपको समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्हेन नो हीट इज़ जनरेटेड एंड स्टडी स्टेट कंडीशन। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया है। तो ये तो हो गया, हमने इसने बोला व्हेन नो हीट इज जनरेटेड, ये क्या जनरेशन है, ये 0 हो गया। तो इसने बोला है हमें व्हेन नो हीट जनरेटेड, ये 0 हो गया। एंड स्टडी स्टेट कंडीशन, अब मैंने बताया था अगर 1/α कर ली t हो गया, अगर अनस्टडी हुआ तो ये रहेगा, अगर ये स्टडी रहा तो 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, तो ये भी 0। तो हमारा क्वेश्चन आ गई 1/r d/dr और dr इक्वल टू 0 इस केस में व्हेन नो हीट इज जनरेटेड विद स्टडी स्टेट कंडीशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल हीट कंडक्शन 3D क्वेश्चन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बट ये गेट के एग्ज़ाम में चाहे ESC हो, चाहे PSU हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। बस आप एक झलक देख लीजिए। इसमें जो 3D क्वेश्चन है, इसमें 1D क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ना। इसको आप चाहे मिस भी कर सकते हो, बट 1D डायमेंशन को ज़रूर करें। अब क्या है 1D इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फॉर नो हीट जनरेशन एंड स्टडी स्टेट कंडीशन। इक्वेशन हमारे पास 1/r²। अब इसे हमने याद कैसे करना है, तो जो सिलेंडर की इक्वेशन थी 1/r d/dr r dt/dr, बस इसी को याद करना है। बस r के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो बस स्फेरिकल की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1/r² या r² लगा, बाकी सेम है पीछे सिलेंडर की इक्वेशन की तरह। तो अगर r² लग गया तो स्फेरिकल की इक्वेशन है, अगर अकेला r है तो सिर्फ सिलेंडर की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हमने क्वेश्चन पढ़ी है इसी से बनी है वो इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन। आगे नेक्स्ट है मास्टर इक्वेशन। तो मास्टर इक्वेशन क्या है 1/rn डॉट प्रोडक्ट कर्ली r rn। ये क्वेश्चन बनी किस इक्वेशन से है, ये बनी है 1/r d/dr dt/dr क्यू जनरेशन इक्वल टू रो सी। आर के ऊपर n लग गया है और इस आर के ऊपर n लग गया, बाकी सेम है। अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो प्लेन वॉल की बनेगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। हमें पिछले लेक्चर की वीडियो वो डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें ये मास्टर इक्वेशन पता है। तो अगर हम n की वैल्यू 0 भरेंगे तो पुट करेंगे तो ये प्लेन वाल की इक्वेशन बन जाएगी। अगर 1 पुट करेंगे तो सिलेंडर वाल की, अगर 2 पुट करेंगे तो स्फेरिकल वाल की। अगर देखना 2 पुट करेंगे और 2 पुट किया तो स्फेरिकल वैल्यू बन जाएगी, स्फेरिकल वाल की इक्वेशन बन जाएगी। ये मास्टर इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप पीछे कुछ भूलते हैं इक्वेशन तो आपको मास्टर इक्वेशन याद होनी चाहिए, जिससे आप प्लेन वाल, सिलेंडर वाल या स्फेरिकल वाल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ये हमारे पास सवाल है एक जिसकी लेंथ L है। ये हमारे पास हॉट फ्लूइड है जिसका जो H1 है, H1 क्या है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड। और हमारे पास T1 है, T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। TS1 क्या है हमारे पास सरफेस टेम्परेचर इस सरफेस का। और ये T2 हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और कोल्ड फ्लूइड H2, ये H2 रीजन है। H2 मतलब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड। TS2 हमारे पास सरफेस टेम्परेचर है, AS हमारे पास दोनों सेम ही है, सरफेस एरिया सारे वाल का सेम ही है। तो हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने एक नेटवर्क डायग्राम बनाया है।
नेटवर्क डायग्राम बनाया इस वाल का, तो ये तो कन्वेक्शन हो जाए, क्योंकि कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन ये हमारे पास कन्वेक्शन है क्योंकि ये फ्लूइड है, ये हमारे पास वाल है, कंडक्शन है। कन्वेक्शन के लिए हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिछले लेक्चर पढ़े तभी आपको समझ आएगा। कन्वेक्शन में हम अगर कभी फ्लूइड से सॉलिड बॉडी में जा रहा है तो वो कन्वेक्शन है, अगर कोई सॉलिड में रह रहा है तो कंडक्शन है, या अब सॉलिड से उसमें जा रहा है फ्लूइड में तो ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन के लिए हमारे फार्मूला हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है 1/HA, और ये 1/HA तो इसके लिए हो गया रेजिस्टेंस। अब इसके लिए हो गया कंडक्शन के लिए हमने पढ़ा है L/K, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी एरिया। अब हमने पता है अब ये सॉलिड से फिर लिक्विड में जा रहा है तो फिर कन्वेक्शन होगा, तो H2 है और AS सरफेस एरिया। अब हम पता है हॉट से स्टार्ट हुए थे T1 से, तो ये होगा कन्वेक्शन, ये होगा कंडक्शन और ये होगा फिर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए फार्मूला लिख दिया हमने, कंडक्शन के लिए हमें पता है, हमने ये पता है H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, T1 T2 ये सब हमने बता दिया हमने। तो क्यू की वैल्यू हमें पता है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्यू डेल्टा T बाय टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। टोटल यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं ना हम रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को। तो थर्मल रेजिस्टेंस हमें पता है सीरीज़ में है, हीट तो फ्लो होगी यहाँ से, इसी से फ्लो होगी ना हीट, तो ये सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस हो तो हम उसे ऐड करते हैं, हमने ऐड किया। तो आगे क्वेश्चन 1, एरिया सभी का सेम है तो ले गए ऊपर एरिया को, क्यू की वैल्यू होगी T1 माइनस T2 1/H1 प्लस L/K 1/H2, क्वेश्चन 1। सो नेक्स्ट क्या है, इफ़ U इज़ द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर देन Q इक्वल टू UA T1 माइनस T2। अब ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए आपको Q इक्वल टू UA T1 माइनस T2 एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, इसका यूनिट सेम है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के साथ। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू UA T1 माइनस T2, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है। तो हम क्वेश्चन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने से क्वेश्चन 1 एंड 2, तो हमने दोनों क्वेश्चन को इक्वेट किया। इक्वेट करने से क्या बना हमारे पास, हमने रीअरेंज किया दोनों क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हमने रीअरेंज किया तो क्या बना, 1/U इक्वल टू 1/H1 प्लस LK अपॉन H2। अब हमें पता है L क्या है, लेंथ ऑफ वाल, K हमें थर्मल कनेक्टिविटी पता है, हमने और U हमारे पता है हमें क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, इसको मार्क करें क्योंकि इस पर अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे एक, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया और गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जरूर कराऊंगा, तो आप अब देखते हैं न्यूमेरिकल इसके बारे में। न्यूमेरिकल क्या है, ए फ्लैट प्लेट हैज़ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी 1 वाट पर मीटर केल्विन, convective heat transfer coefficient on its two flat face of 10 watt per meter square Kelvin and 20 watt per meter square Kelvin। the overall heat transfer coefficient निकालने को बोला हमने, हमें तो जो थिकनेस है कितनी है, 5 सेंटीमीटर एक वाल है हमारे पास, फ्लैट प्लेट है हमारे पास जिसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी हमें बता रखा है 1 वाट पर मीटर केल्विन, और हमें कन्वेक्टेड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोला है एक फेस का जो 10 वाट, हमें H1 दिया 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और H2 दिया हमारे पास 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। हमें निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब हमें पता है कि ये फ्लूइड है, क्योंकि H1 क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड, ये कोल्ड फ्लूइड। हमें पता है अगर जब हमें कन्वेक्टेड से कंडक्शन जाना है, मतलब एक फ्लूइड से एक सॉलिड बॉडी जाना है, कन्वेक्शन होगी और सॉलिड बॉडी में कंडक्शन होता है तो जो नेटवर्क बनेगा हमारे पास, तो क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस नेटवर्क बनेगा। ये कन्वेक्शन के लिए था तो 1 कन्वेक्शन के लिए हमें पता क्या होता है 1/H1A HA, और ये कंडक्शन के लिए पता है हमें L/K। हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें तभी आपको समझ आएगा। और इस सॉलिड बॉडी से फिर फ्लूइड में जाना है तो उसके लिए बनेगा 1/H2A।
और साथ साथ में नोट बनाते रहे। तो अभी हमें पता है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए हमने निकाल रखा है फार्मूला, क्या होता है यू 1/u = 1/h1 + h2 L के। एल हमें पता है कितना 5 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया, h2 पता है, h1 पता है, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकल जाएगा वाट/मीटर² केल्विन के साथ। तो ऐसे न्यूमेरिकल को जरूर आप करें, प्रीवियस क्वेश्चन पर उठाए और एक एक न्यूमेरिकल करना सॉल्व करें हीट ट्रांसफ़र के। और बुक में भी ऐसे न्यूमेरिकल देखें जो आप खुद से सॉल्व कर सके। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सिलेंड्रिकल वाल फ्रॉम फोरिज लॉ। हमने ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करें। हमें पता है कि फोरिज लॉ होता क्या है, Q = -KA/dT/dr। सिलेंड्रिकल वाल को हीट कंडक्शन। अब हम निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिलेंड्रिकल वाल का हीट कंडक्शन, अब हम निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। पहले हमने हीट कंडक्शन निकाला था, अब हम निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम फोरिज लॉ हमें पता है Q = -KA/dT/dr। एरिया क्या है? एरिया होता है 2πRL, किसका? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वाल का। और L हमारे पास लेंथ ऑफ द सिलेंडर, R है रेडियस ऑफ एनी पोर्शन बिटवीन R1 एंड R2। R है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वाल है, इसका R1 है, R2 है, रेडियस R2, और ये सरफेस का टेम्परेचर R1 का टेम्परेचर T1 है, T2 ये बीच में कंडक्शन है। और एट R = R1 जहाँ T = T1 है, जहाँ R = R2 वहाँ T = T2। ये बाउंड्री कंडीशन है इसकी सिलेंड्रिकल वाल की। तो हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी Q = -KA/2πRL/dT/dr। तो हमने इंटीग्रेशन करेंगे रेडियस और टेम्परेचर को, तो जो रेडियस है वो अलग हो जाएंगे, अलग कर देंगे एक साइड को, टेम्परेचर एक साइड को। तो इंटीग्रेशन dr ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, तो ये बन गया और ये अलग कर लिया। और dr/r की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग r, और इसकी होगी t। हमें बाउंड्री कंडीशन पता है कि R1 = R है, T = T1 है, R = R2। हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की इस पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी हमने, T2 - T1 सब कुछ पुट कर दिया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको ये चीज़ें पता ही होगा कैसे पुट करते हैं। अब आपको पता है log m - log n क्या होता है, हमें पता है log m - log n क्या होता है, इसका फार्मूला होता है log m/log n। अब ये क्वेश्चन ये ऐसी बन रही टर्म log m - log n, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको m/n R2/R1। तो हमने ये ऐसे लिख दिया एज इट इज़, बट जब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 - T2 आ जाएगा। जब माइनस को हटाएंगे तो T1 - T2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को हो जाएगा प्लस का। तो ये अरेंज खुद कर लेना कैसे अरेंज करते हैं। आगे Q की वैल्यू आगे 2πKL T1 - T2, ये आगे नीचे। अब हमें पता है Q T1 - T2। अब Q हमें पता है क्या होता है, डेल्टा T बाई नेचुरल लॉग R2/R1 2πKL हमें पता है। इस क्वेश्चन को हमने डेल्टा T बाई RTH की फॉर्म में लिख दिया थर्मल रेजिस्टेंस की। जैसे हमें पढ़ा था टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है T1 - T2 है, थर्मल रेजिस्टेंस पता है हमें ln R2/R1 2πKL, हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। तो ये क्वेश्चन बनी हमारे पास, जहाँ थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है नेचुरल लॉग R2/R1 2πKL, जहाँ L हमारे पास K हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, L हमारे पास लेंथ। थर्मल रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल वाल में RTS की वैल्यू बनती है ln R2/R1 2πKL। तो नेक्स्ट है हमारे पास हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर वाल। कंसीडर ए फ्लो ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर। सपोज हमारे पास एक पाइप है जिसमें हॉट फ्लूइड है, ये हमारे पास पाइप है जिसमें हॉट फ्लूइड है।
हॉट फ्लूइड पास हो रहा है वो पाइप का रेडियस है हमारे पास R1। फ्लूइड का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो हमारे पास HH, जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, और टेम्परेचर हमारे पास हॉट फ्लूइड का TH। जो टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड है वो ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, कि मतलब जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड से ज़्यादा है। तो जो बाहर कुछ भी फ्लूइड है, चाहे एयर है चाहे फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर TC है हमारे पास, और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारे पास HC। ये हमने इंसुलेशन लगाया कि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना जा सके और बाहर ना जा सके हीट कोई भी। जैसे इंसुलेशन आपको पता है किस लिए यूज़ किया था, जो अंदर हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। आपको बता दिया मैंने कि इंसुलेशन क्यों यूज़ करते हैं, हीट बाहर ना जाए। उस केस में यूज़ करते हैं अगर कोई हीट बाहर ना जाए। ये जनरली केस है, तो इसमें हमने लेयर ले ली है। लेयर, ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये टेम्परेचर है, रेडियस ये हॉट फ्लूइड का, और R1 का, T1 T2 के लिए, ये R2 के लिए T2 टेम्परेचर T2, T3 R3 के लिए T3 टेम्परेचर T3, R4 के लिए टेम्परेचर 4। हमें पता है इसमें और इसमें कंडक्शन होगी, क्योंकि इसमें फ्लूइड है और बाहर भी फ्लूइड है। तो फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लूइड है तो कन्वेक्शन है, अगर सॉलिड बॉडी है तो कंडक्शन है। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में कंडक्शन है, कंडक्शन होता है क्योंकि सॉलिड है। तो मैंने ऐसे लिखा है कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में कंडक्शन है, और बाहर हमारे पास फ्लूइड के और अंदर पाइप में कन्वेक्शन हो रही है हमारे पास। कन्वेक्शन के लिए आपको बता रखा है मैंने, फार्मूला 1/HA होता है। कंडक्शन के लिए हमारे पास होता है L/KA। ये आपको मैंने बता रखा है, पीछे आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। HT एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो आपको कोई कुछ समझ नहीं आएगा। तो साथ साथ में पिछले लेक्चर देखें और नोट्स बनाए ध्यान से, तभी आपको आगे कुछ समझ आएगा। ये आपको पता है हॉट फ्लूइड है और ये बाहर कोल्ड फ्लूइड है। तो जो हीट होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, रेडियल डायरेक्शन में। जो सिलेंडर के रेडियल डायरेक्शन है, सिलेंडर का रेडियल डायरेक्शन है, उसमें हीट फ्लो होगी। तो ये क्यू मतलब हीट फ्लो हो रही है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इस डायरेक्शन में है, सिलेंडर के रेडियल डायरेक्शन में। तो जो हमारा जो रेजिस्टेंस लगेगा, थर्मल रेजिस्टेंस लगेगा कंडक्शन के लिए, वो लगेगा ln R2 बाई R1 2πKL थर्मल रेजिस्टेंस लगेगा कंडक्शन के लिए। आगे देखेंगे कैसे। तो ये सारे नेटवर्क है वो सीरीज़ में होंगे, ये कन्वेक्शन हो रहा है, ये कंडक्शन होगा, ये कन्वेक्शन होगा। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो TH मैंने बता दिया, टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड अ सिलेंडर। TC होगा टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड आउटसाइड द सिलेंडर। K1 थर्मल कंडक्टिविटी लेयर 1 की, K2 थर्मल कंडक्टिविटी आउटसाइड लेयर 2, K3 या थर्मल कंडक्टिविटी आउटसाइड लेयर 3। L हमारे पास लेंथ ऑफ द कंपोजर सिलेंडर, लेंथ ऑफ कंपोजर सिलेंडर, जैसे कि ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ कंपोजर सिलेंडर की। HH इनसाइड हॉट फ्लूइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। HC हमारे पास आउटसाइड कोल्ड फ्लूइड हीट ट्रांसफर, सॉरी HH हमारे पास इनसाइड हॉट फ्लूइड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि फ्लूइड है, सॉलिड बॉडी तो है नहीं। आउटसाइड कोल्ड फ्लूइड, यहाँ पर होगा कन्वेक्शन। और HCM में पता लग गया क्या होता है, आउटसाइड कोल्ड फ्लूइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो जब ये हॉट फ्लूइड से सॉलिड लेयर में जाएगा तो उसके बीच कन्वेक्शन होगी, क्योंकि हॉट से सॉलिड बॉडी में जा रहा है, कन्वेक्शन होगी। और जब ये सॉलिड बॉडी लेयर 2 में जाएगा तो लेयर 1 से 2 में जाएगा, कंडक्शन होगी, 2 से 3 में जाएगा, कंडक्शन होगी, और 1 से 2 में जाएगा कंडक्शन, 2 से 3 में कंडक्शन। अगर 3 से बाहर जाएगा तो फिर कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड में जा रहा है। मैंने आपको बताया कन्वेक्शन कंडक्शन को कैसे पहचाने। अगर कन्वेक्शन को हम कंडक्शन को ऐसे पहचान सकते हैं, अगर कोई फ्लूइड से सॉलिड बॉडी में जा रहा है तो कन्वेक्शन है, और अगर सॉलिड बॉडी से सॉलिड बॉडी में रह रहा है तो कंडक्शन है। तो इसमें 2 बार कन्वेक्शन हो रहा है और 3 बार कंडक्शन हो रहा है। तो जो हीट होगी, जो हॉट फ्लूइड होगा लेयर 1 तक, तो क्या होगा, इक्वल टू HH 2πRL TH माइनस
T1, हॉट फ्लूइड माइनस T1 लेयर 1 तक। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमने TH लिखा है, और हमें पता है एरिया 2πr1L है सरफेस का। ओ सॉरी, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वाल का कितना होता है 2πrl। TH1 माइनस और TH माइनस T1 हॉट फ्लूइड, हॉट टेम्परेचर माइनस लेयर 1 का टेम्परेचर। सो आगे कंडक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक तो चले गए, अब कंडक्शन स्टार्ट होगा। हॉट से सॉलिड में जा रहे हैं ना हम। अब कंडक्शन के लिए T1 माइनस T2 ln R2/R1 2πk1L हमने पीछे मैंने बता दिया आपको क्यों है ऐसे। T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है डेल्टा T/RTH, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और RTH। और आगे लेयर 2 से फिर कंडक्शन है, लेयर 2 में फिर कंडक्शन, लेयर 3 में फिर कंडक्शन है, आगे कन्वेक्शन होगी। कंडक्शन के लिए T2 माइनस T3 है ना, फिर वही फॉर्म में जैसे ये लिखा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास T3 से T4 में जाएंगे जब हम, तो लिख दिया T4 से बाहर कोल्ड फ्लूइड में जाएंगे Hc 2πr4L। रेडियस कितना है R4 है हमारे पास, रेडियस कितना है R4, तो हमारे पास बन गया 2πr4L T4 माइनस TC। अब टेम्परेचर ऑफ जो 4 लेयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कोल्ड टेम्परेचर से, तो हमने T4 माइनस TC लिखा है। Hc हमें पता लग गया, Hc क्या था आउटसाइड कोल्ड फ्लूइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो हम जानते हैं क्या होता है डेल्टा T/RTH टोटल। डेल्टा T में पता है टेम्परेचर डिफरेंस और RTH होता है थर्मल रेजिस्टेंस। हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है TH माइनस TC, और जितने सारे सभी रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया तो थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाए, तो सभी हमने ऐड कर दिया है। 2πL हमने कॉमन लिया तो ऊपर चला जाएगा 2πL। दिस क्वेश्चन हीट ट्रांसफर, जो ये क्वेश्चन है वो हीट ट्रांसफर रेट फॉर कंपोजिट सिलेंडर वाल है। अब हमें पता क्या वो डेल्टा T अपॉन ln R2/R1 2πkL है, तो क्या हुआ है जो ऊपर चला गया 2πkL, ये हमने हमारे पास डेल्टा T बाई ये रह गया है ln R2/2πkL, ऊपर नीचे ऊपर इसके नीचे चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और क्या बाय 2πkL हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि K थर्मल कंडक्टिविटी जो K है वो कांस्टेंट है गिवन मटेरियल, और जो L है वो थर्म और लेंथ ऑफ सिलेंडर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई तो ये बनी है T2 माइनस T1 ln R2 upon R1 at any point R let temperature be T। suppose at any point हमारे पास R है, वो टेम्परेचर T है, तो हम उसके लिए भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं T1 माइनस T माइनस T1 ln R upon R1 इक्वल टू T2 माइनस T1 ln R2/R1 लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो कांस्टेंट है तो इसके इक्वल हो जाएगी T2 माइनस T1 L1 अपॉन R2 अपॉन R1। तो हमने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंडर इन लोगरिथम। जब हमने इसे रीअरेंज करके हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर का लोगरिथम आ जाएगा जो कि नेचुरल लोगरिथम है। अब लोगरिथम मीन्स एरिया फॉर होलो सिलेंडर है क्या, AM इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन नेचुरल लॉग A2/A1। सपोज पुट हमने किया A1 AM की जगह 2πrml और A1 की जगह पुट किया हमने 2πrl और R2 की वैल्यू पुट की हमने, और A2 के हमारे पास आउटर सरफेस एरिया है, A1 इनर सरफेस एरिया है, कोई पाइप है हमारे पास, R1 इनर रेडियस है और R2 आउटर रेडियस। RM के हमारे पास मीन रेडियस फॉर होलो सिलेंडर, हमारे पास कोई होलो सिलेंडर है उसका A2 आउटर सरफेस है, A1 इनर, R1 इनर रेडियस और R2 आउटर रेडियस। तो ये हमारे पास निकल जाएगी RM की वैल्यू R2 माइनस R1 नेचुरल, और लोगरिथम मीन्स लोगरिथम R2 अपॉन R1। तो आज बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस फॉर स्फीयर, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल है ना। फिर अगर आपको कुछ तब भी अगर लास्ट में यही बात बोलूँगा मैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो मैं इस लेक्चर की PDF डालने की डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा। और आप हमारे चैनल को गेट क्रैकर को लाइक करें, शेयर भी करें ज़रूर, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो मैं भी पढ़ता था किसी टाइम, जो कि मैंने पेड दे के पढ़ा है, पैसे देकर फीस, ट्यूशन में फ़ीस देकर पढ़ा है इतना कुछ। और मैं सोच रहा हूँ कि किसी के पास इतना पैसा होता है कि नहीं होता है, तो आप फ्री में सारी वीडियो आपको फ्री में यहाँ पर मिलेगी, चाहे गेट हो ESC हो, सब कुछ
फुल लेक्चर, एक ऐसा लेक्चर वीडियो बनेगा, ये चैनल बनेगा जिसमें आपको गेट ईएससी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने वाले सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे सभी कुछ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।